गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इन्फज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नए सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं और वो सेक्शन है कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, तो अगर अपन कायदे से बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कंस्ट्रेंड मोशन जो नया सेक्शन अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं वो काइनेमैटिक्स का टॉपिक है। लेकिन उसको यहाँ कवर करने के पीछे एक रीज़न यही है कि उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो पुल्ली और स्ट्रिंग को लेकर होता है, जो कि अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अपन यहाँ पे कवर करेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंस्ट्रेंट मोशन का क्या रोल होता है वो भी अपन आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 6। अच्छा, 6 सेक्शन है, तो सबसे पहले रिकॉल भी कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 सेक्शन में आपने क्या क्या जाना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले सेक्शन के अंदर हमने 4 बेसिक थियरीज देखे, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थियरी। ये 4 थियरीज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो हमने देखा। अपने सिलेबस के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड सेक्शन के अंदर हमने न्यूटन के 3 लॉ को देख लिए। थर्ड सेक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक फोर्सेस के ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा है। फोर्थ सेक्शन के अंदर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा और वहाँ पर पुल्ली के भी कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि पुल्ली क्या होता है, आइडियल पुल्ली वगैरह क्या होता है। और फिर फिफ्थ सेक्शन के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, नॉन इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और वेट मेजरमेंट अगर कहीं कोई वर्ड यूज कर रखा हुआ सवाल के अंदर तो वो कैसे देखना है। ये 4 टॉपिक हमने एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम में कवर कर लिया था। हमारा सेक्शन 5 जो था वो कंप्लीट हो गया था और आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे नए सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, सेक्शन 6। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट वर्ड का जो अगर अपन हिंदी में मतलब की बात समझे तो कंस्ट्रेंट की मतलब होती है मजबूरी, यानी एक ऐसा मोशन जो किसी से मजबूर है, मतलब बंधा हुआ है, उसमें एक कंस्ट्रेंट है। समझ में आ रहा? अगर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है तो थ्रू आउट द मोशन उसको मूव करने के दौरान कुछ कंस्ट्रेंट यानी कुछ मजबूरी का पालन करना पड़ता है, कुछ नियम है उसको ध्यान में रख के ही उसको मूवमेंट करना पड़ता है, यानी कि उसके पास कुछ मजबूरी है। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन इन जनरल अगर आपके सिलेबस की बात करें तो कंस्ट्रेंट मोशन जो होता है वो 2 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं। एक को अपन कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, क्या कहते हैं अपन, स्ट्रिंग यानी रोप वाला कंस्ट्रेंट, और दूसरे को अपन कहते हैं कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो फिलहाल अपन पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर आज के लेक्चर के अंदर मेन फोकस रहेगा और फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन में आपके पास है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है? आपने देखा है कि अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग और पुल्ली आता जाता रहता है ना, स्ट्रिंग और पुल्ली जो है वो आता जाता रहता है। तो स्ट्रिंग के थ्रू अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है और ब्लॉक के मोशन की अगर अपन बात करें तो ब्लॉक इस तरीके से मूव करता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होता है वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, अपन एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि थ्रू आउट मोशन आपका रोप ब्रेक कर गया या स्ट्रिंग स्लैक कर गई। इस एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी के ऊपर हमारा डिस्कशन फिलहाल नहीं है। अपन नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रिंग है, पुल्ली है, ब्लॉक है और मोशन हो रहा है, तो मोशन के दौरान लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रहता है वो जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ब्लॉक इस तरीके से मूव करता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट बनाना है, इस तरीके से मूव करता है। इसी को अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता क्या है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग remains constant if it is taut मतलब स्ट्रिंग आपके पास टाइट होना चाहिए। हालांकि स्ट्रिंग के लेंथ में भी चेंज आता है,
स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग के तो लेंथ में चेंज आता है, अपने को पता है स्प्रिंग इलोंगेट हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रिंग के लेंथ में भी चेंज आ सकता है, लेकिन वो जो चेंज होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। रियल लाइफ में वो चेंज होता है लेंथ में, वो नेग्लिजिबल होता है, और रियल लाइफ में अपन उस चेंज के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। जब अपन इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना, इलास्टिसिटी यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर स्ट्रिंग के में भी, स्ट्रिंग जब मूव करता है, स्ट्रिंग में जब टेंशन होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज होता है, और वो चेंज की डिस्कशन अपन उस वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। फिलहाल अभी के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत चेंज होता है जो कि हमारे पर्पस के लिए नेग्लिजिबल है। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग जो होने वाला, लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इफ इट इज टॉट, हमेशा टॉट होना चाहिए। स्लैक हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो अपन उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इफ इट इज टॉट, और थ्रू आउट द मोशन अगर स्ट्रिंग टॉट है तो उसकी लंबाई कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट को समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ज़्यादा आपको मजा आएगा। चलिए अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ मैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल को अपन सॉल्व करके आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू ये और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग पुल्ली रखी, यहाँ पे आपके पास एक दूसरा पुल्ली है, और ये यहाँ से जहाँ चला गया, यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, दूसरा ब्लॉक आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको और बड़ा बना सकते हैं अपन, तो बना लीजिए। एक ब्लॉक यहाँ पर है और दूसरा जो ब्लॉक है उसको अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इस वाले मूव मत करो भाई, इस वाले ब्लॉक का मास अपन m1 ले लेते हैं, इस ब्लॉक का अपन मास क्या लेते हैं, m2 लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपके पास एक सिस्टम है। आपको अभी समझ में आ जाए कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि m1 नीचे जाएगा कि m2 नीचे जाएगा। अपन मान लेते हैं m1 सपोज कीजिए नीचे जा रहा है। अगर m1 नीचे जा रहा है, मान लीजिए m1 कितना नीचे चला गया, x1 नीचे चला गया, तो ये नीचे आएगा। ये अगर नीचे आएगा, ये पुल्ली फिक्स है, तो अगर ये नीचे जाएगा इसका मतलब ये वाला सिस्टम किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो अगर ये नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये x1 यूनिट नीचे आया है और अगर ये x2 यूनिट ऊपर गया है एक गिवन टाइम इंटरवल में, अगर ये x1 यूनिट ऊपर गया है, सॉरी ये नीचे जा रहा है और ये अगर ऊपर जा रहा है, तो क्या x1 और x2 बराबर होगा? ये सवाल मैं आपके मन में डालना चाहता हूँ कि क्या x1 और x2 बराबर होंगे? क्या नहीं होंगे? नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब तक जो हमने स्ट्रिंग पुल्ली के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहाँ पे देखिएगा एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन अपन लेके रखते थे। एक ही स्ट्रिंग था और एक स्ट्रिंग अगर कनेक्टेड था तो अपन कहते थे कि अगर ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दो स्ट्रिंग है, एक यहाँ से यहाँ ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, और यहाँ से यहाँ दूसरी स्ट्रिंग है। तो अपन यहाँ श्योर शॉट नहीं कह सकते हैं कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो ये x1 x2 में रिलेशन फाइंड करना ही कंस्ट्रेंट मोशन का काम है। कौन से कंस्ट्रेंट मोशन का काम है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन का काम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको x1 से खींचा तो ये कितने से ऊपर जाएगा, यही फाइंड करना कंस्ट्रेंट मोशन का काम है। तो दिस इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसलिए मेनली अपन इसको हालांकि काइनेमैटिक्स में डील करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉज को भी अपन अंडरस्टैंड करते हैं, तो डायनामिक्स के अंदर अपन इसको यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया चीज़ है। देखिए तो अब इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। फिलहाल अपन 2-3 मेथड के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो मेथड है वो है आपके पास फिजिकल मेथड। क्या होता है वो? फिजिकल मेथड होता है। तो ये जो एग्जाम्पल अभी मैं जो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ वो फिजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिजिकल मेथड देख लेते हैं फर्स्ट, है ना। तो अपन ए में यहाँ पे समझ लेते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड प्रॉब्लम समझ में आ गया ना भाई। प्रॉब्लम ये है कि अगर m1 को x1 से डिस्प्लेस कर रहे हो और m2 आपका अगर x2 से डिस्प्लेस हो गया तो x1 x2 में क्या रिलेशन है, यही फाइंड करना है। तो फिजिकल मेथड में अपन क्या करते हैं, वाकई में फिजिकली अपन ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ होगा। और ये मोशन वन ऑफ द टफेस्ट है, लेकिन
इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आता है। इसलिए इसको, ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो इसको अपन इस तरीके से समझते हैं, ये ऑलरेडी का डायग्राम बना हुआ, एक इंस्टेंट पे सपोज कीजिए ये डायग्राम बना हुआ। अब x1 डिस्प्लेस करने के बाद का डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ, वो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, येलो कलर ले लेते हैं। येलो कलर से मैं अभी जो आप इंस्टेंट देख रहे हो वो इंस्टेंट है। अब x1 अगर ये नीचे चला जाएगा या x2 ये ऊपर चला जाएगा तो उस समय का डायग्राम क्या होगा वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो वो मैं डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये x1 यहाँ से यहाँ चला तो m1 आपका डिस्प्लेस होके यहाँ चला जाएगा। उसी डायग्राम में दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ, और ये आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से इसी के पैरेलल में अपन बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके जस्ट पैरेलल में बना रहे हैं, यहाँ से गए, यहाँ से गए। अच्छा, अगर ये नीचे जाएगा तो इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको ऊपर आना पड़ेगा। तो ऊपर अगर आएगा तो थोड़ा फंडामेंटली ये गलत हो गया, इसको हटा देते। ओहो हो, पूरा का पूरा हट गया, पूरा का पूरा हट गया है। फिर से बना लिया भाई। आपके पास यहाँ पर एक पुल्ली रहता है, ये पुल्ली के थ्रू ये स्ट्रिंग था। अब मैं डिस्प्लेस पोजीशन में येलो कलर से डायग्राम को बना रहा हूँ। तो अगर ये वाला देखिए, ये वाला पुल्ली तो यही फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा। ये वाला चूंकि सेंटर यहाँ से कनेक्टेड है, सीलिंग कहीं नहीं जा रहा, तो ये यहीं पर फिक्स है। लेकिन ये वाला पुल्ली जो होगा वो ऊपर नीचे मूव करेगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये पुल्ली को ऊपर जाना है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले डिस्प्लेस पोजीशन में इसका भी ये बना लिया, M2 को भी बना लेता हूँ मैं। M2 को भी मैंने ऊपर बना लिया, ठीक है। तो M1 जो वाइट कलर में आप देख रहे हो वो इनिशियल कंडीशन है, और जो अब मैं येलो कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ उसी के बाजू में पैरेलली ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये रहा, ये जो स्ट्रिंग पुल्ली येलो वाला आप देख रहे हो वो कब है, जब इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है। यानी ये आपका अगर सेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ ये कनेक्शन होगा, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ ये कनेक्शन हो गया। ये आपका M2 है। यानी आप देख सकते हो, डायग्राम को क्लियरली आप विजिबल करो। जो वाइट वाला स्टेट था सिस्टम का वो कब था, इनिशियली। और जब मैंने M1 को x1 यूनिट नीचे खींचा तो M2 और पुल्ली ऊपर चले जाते हैं, M2 और पुल्ली ऊपर चले जाते हैं। तो येलो कलर से मैंने डायग्राम को फिर से बना लिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद बनाया है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है, जो रूल है, रूल यही है कि लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी स्ट्रिंग की जो लंबाई होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, बस यही रूल अपन यहाँ पे फॉलो करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अपन इस रोप की फोकस करें, वाइट वाले रोप पे अगर आप फोकस करोगे तो अगर इसको अपन x1 यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं तो यहाँ गेन इन लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये जो लंबाई में जो गेन हुआ है येलो कलर का, आप जो लंबाई में जो गेन देख रहे हो ये वाला पोर्शन का, इस वाले पोर्शन की लंबाई में कितनी गेन हुई है, x1 हुई है। उसके बाद यहाँ येलो है तो वाइट है, कट जाएगा। यहाँ येलो वाइट, येलो वाइट, मतलब आप देख रहे हो जहाँ जहाँ येलो वाइट है, येलो वाइट है, येलो वाइट है, येलो वाइट है, वो तो लेंथ आपको पहले जो था वही ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ येलो दिख रहा है। येलो दिख रहा है मतलब आपने जब इसको खींचा तो इतना यहाँ पर गेन हुआ है, इतना यहाँ पर गेन हुआ है। और आप देख सकते हो पहले ये वाला जो वाइट वाला था, ये वाइट वाला लेंथ यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब येलो वाला जो आपके पास स्ट्रिंग है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, येलो वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है, वाइट वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, लॉस हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और अगर आपके पास मान लीजिए M2 ने अगर x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया और M2 जो है वो सेंटर ऑफ पुल्ली के साथ कनेक्टेड है, M2 ने अगर x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, M2 ने अगर x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और M2 सेंटर ऑफ पुल्ली के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब सेंटर ऑफ पुल्ली ने भी x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इसका मतलब ओवरऑल पुल्ली ने भी x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो ये जो अगर आप एक्स्ट्रा लेंथ की बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा जो यहाँ पर अगर मैं वाइट वाले की लेंथ की बात करूँ, ये वाली जो लंबाई है, ये वाली जो एक्स्ट्रा लेंथ आपके पास बच रहा है ना, ये कितना लेंथ हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं अगर अपन बात कर रहे हैं, पहले देखो अगर आपके पास ऊपर ये वाली वाइट वाला एक्स्ट्रा लेंथ है, यहाँ से यहाँ वाइट वाइट कॉमन है, यहाँ से आपके पास वाइट लेंथ है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना मूव करेगा, पुल्ली कितना मूव किया उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये वाला आपके पास डिस्टेंस होगा x2 और ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा। यानी यहाँ जो आप दिखा रहे हो गेन, अगर आपने इसको इधर खींचा है
तो लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग की लंबाई में गेन कितना हुआ, x1 का हुआ है, और ये अगर ऊपर गया है तो इधर ये वाले स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ये वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, अगर ये ऊपर गया है तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ, x2 का हुआ। और चूंकि ये जो आपके पास स्ट्रिंग आपके पास जो स्ट्रिंग दिख रहा है वो बेसिकली उसका लेंथ कांस्टेंट रखना है, तो जितना यहाँ पे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, x1 लॉस हुआ है, और इधर कितना गेन हुआ, इधर भी गेन हुआ है, इधर भी, सॉरी यहाँ पर गेन आपके पास x1 है और इधर लॉस, इधर भी x2 इधर भी x2, तो x1 मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x2। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या कहना चाहता हूँ। फिजिकल मेथड वन ऑफ द टफेस्ट मेथड होता है, यहाँ पर अपने को फिजिकली ऑब्जर्व करना पड़ता है। फिजिकली ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया, वाइट वाले स्टेट में मैंने पुल्ली और स्ट्रिंग सिस्टम बनाया है, और x1 अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया और x2 अगर ये डिस्प्लेस हो गया है तो डिस्प्लेस पोजीशन में सिस्टम को मैंने फिर से बनाया है। और सिस्टम को फिर से बनाने में मेरा पर्पस ये है कि ये जो इनिशियल रोप आपको दिख रहा है, ये वाली जो रोप आपको दिख रही है, इसकी लेंथ को कांस्टेंट रखना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस रोप को, अगर आप, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसको हटाइए, इसको तो फिर में लिख लेंगे। आपके पास ये अगर आप रोप को देखोगे तो पहले आपके पास जो रोप थी वो कैसी थी, इस तरीके से रोप थी, इस तरीके से आपके पास रोप थी। कौन सी रोप, ये वाइट वाले की बात कर रहा हूँ। और अब जो रोप हो गई है, अब जो रोप हो गई है डिस्प्लेस पोजीशन में, अब येलो कलर से मैं इसको बना रहा हूँ, इसी के बाजू में देखिए बनाता चल रहा हूँ, ये आपके पास इसी के बाजू बना रहा हूँ, सो दैट आप कंपेयर कर सकोगे। ये सेम है, सेम है, सेम है, लेकिन अब की बार ये यहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, तो वाइट वाले का लेंथ और येलो वाले का लेंथ जो होने वाला है वो सेम होने वाला है। वाइट वाले का लेंथ और येलो वाले का जो लेंथ होने वाला है वो सेम होने वाला है। ठीक है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपने ये गेन किया है, अगर आपने स्ट्रिंग में लंबाई इतनी गेन की है, दैट इज x1, तो इतना ही आपका लॉस हुआ होगा। तो लॉस अगर यहाँ से यहाँ x2 है, यहाँ से यहाँ x2 है, तो लॉस कितना हुआ, x2 प्लस x2, गेन कितना हुआ, x1 हुआ। इसलिए अपन यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं कि x1 मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x2। ठीक है, तो x1 क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो अगर आप पोजीशन के टर्म में दिखाना चाहते हो तो आप ये भी दिखा सकते हो कि ये आपके पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x2, तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो डेल्टा x1 डेल्टा 2x1। ठीक है, डेल्टा x1 को अगर अपन टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड कर दें, इस डेल्टा x1 को अगर मैंने जिस टाइम इंटरवल में ये घटना हुआ है अगर अपन डिवाइड कर दें, ये 2 टाइम्स x2 है डिवाइडेड बाई डेल्टा t कर दोगे आप, तो डेल्टा वर्क x अपॉन डेल्टा t क्या बन जाएगा, इसकी वेलोसिटी। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात यहाँ पर करूँगा v1 और इसकी वेलोसिटी की बात करूँगा अगर मैं इस डायरेक्शन में v2, तो ये आपके पास ये v1 बन गया और ये आपके पास क्या बन गया, ट्वाइस, क्योंकि आपका कांस्टेंट है, आप डिफरेंशिएशन या चेंज के बाहर लेके जा सकते हो, और डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा t क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, जैसा डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है वैसा ही आपके पास वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया। और अगर ये हमेशा हो रहा है, यानी हर इंस्टेंट पे हो रहा है, तो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी v1 को डिफरेंशिएट कर दोगे, अगर अपन इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v1 को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर चला गया, v2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a2। ठीक है, यानी अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर a1 है, अगर इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन a1 है और इसका अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेशन a2 है, तो a1 a2 में रिलेशन आ गया, v1 v2 में रिलेशन आ गया और डिस्प्लेसमेंट में भी रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन फाइंड करना ही कंस्ट्रेंट मोशन का काम है। कौन से कंस्ट्रेंट मोशन का काम है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन का काम है। और ये करना टिपिकली एक डिफ़िकल्ट काम है। डिफ़िकल्ट काम ये है कि आपको फिजिकली ऑब्जर्व करना है, आपको 2 डायग्राम बनाने होते हैं, एक वाइट वाला जैसा मैंने बनाया इनिशियल कंडीशन में और दूसरा येलो वाला फाइनल कंडीशन में। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई इधर इतना का गेन हो रहा है और इधर इतने का लॉस हो रहा है, तो x1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2 प्लस x2, दैट इज ट्वाइस ऑफ x2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ऐसा दिखा दिया। तो अगर मैं इसको x यूनिट खींचता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा x/2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन फाइंड करना ही कंस्ट्रेंट मोशन का काम था। और ये जो मेथड आपको मैंने बताया वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, हर प्रॉब्लम में आप ऐसा करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ अगर आपने इस मेथड को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फिजिकल मेथड है, वन ऑफ द टफेस्ट मेथड है, जिसको करना उतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस एग्जांपल को विजुअलाइज कर लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है,
इसलिए अपन इस मेथड को बहुत रेयरली यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। इसी प्रॉब्लम को, इसी एग्जांपल को अब मैं दूसरे मेथड के से हेल्प के आपको प्रूफ करके बताता हूँ। तो दूसरा जो मेथड है उसको अपन डिफरेंशिएशन मेथड कहते हैं। क्या मेथड कहते हैं? डिफरेंशिएशन मेथड कहते हैं। तो इसी एग्जांपल को फिर से अपन लेके चलते हैं और दूसरा मेथड की ओर चलते हैं, दैट इज बी नंबर मेथड। और बी मेथड है आपके पास, वो है डिफरेंशिएशन मेथड। क्या है? डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड। सेम एग्जांपल देखते हैं। आपके पास ये स्ट्रिंग पुल्ली है, यहां पर ब्लॉक M1 है, यहां पर एक पुल्ली है और यहां पर आपके पास एक दूसरा ब्लॉक है M2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? मेरा पर्पस वही है कि अगर मैंने इसको डेल्टा x1 से नीचे खींच रहा हूं, अगर मैंने इसको डेल्टा x1 से नीचे खींच रहा हूं और उसके करस्पॉन्डिंग अगर ये डेल्टा x2 से ऊपर जा रहा है तो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 में रिलेशन फाइंड करना है। यही कंस्ट्रेंट मोशन है। ठीक है, तो ऊपर फिजिकल मेथड में आपने देखा कि फिजिकल मेथड को विजुलाइज करना या सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए अपन अब इस मेथड को देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन मेथड को देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन मेथड में अपन क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर अपन इस स्ट्रिंग की बात करें, ये वाली स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से गया 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 गया। अपन क्या करते हैं, अब चूंकि थ्रू आउट द मोशन ये पुल्ली फिक्स होने वाला है, तो इस पुल्ली से यहाँ से जो लंबाई होने वाली है उस लंबाई को मैंने बोल दिया x1 का नाम दे दिया। इस पुल्ली से स्ट्रिंग की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ, उसको मैंने x2 का नाम दे दिया। और यहाँ से जो स्ट्रिंग की जो लंबाई है उसको मैंने x3 का नाम दे दिया। ऑब्वियसली ये आधा आधा, यहाँ पर भी लेंथ कवर है, यहाँ पर भी लेंथ कवर है पुल्ली के साथ, ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पुल्ली का आधा आधा लेंथ, यानी ये x1 है, ये x2 है, ये आपके पास x3 है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग के लेंथ की बात करूँ, ये स्ट्रिंग की लेंथ की बात करूँ, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। और मुझे पता है कि थ्रू आउट द मोशन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर मैं इसमें चेंज में रिलेशन फाइंड करूं या डिफरेंशिएट करूं, तो आप लिख सकते हो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 जो होगा वो डेल्टा l होगा। और मुझे पता है कि लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा l की वैल्यू 0 हो गई। अब डेल्टा x1 क्या, देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये आपका, अगर ये नीचे वाकई में जा रहा है तो x1 बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा x1 आपका पॉजिटिव है, तो इसको आपने डेल्टा x1 रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर वो नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, अगर आपका ब्लॉक M2 ऊपर जा रहा है डेल्टा x2, अगर M2 जो है वो डेल्टा x2 से ऊपर जा रहा है और ब्लॉक पुल्ली के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब पुल्ली भी डेल्टा x2 से ऊपर जाएगा। और यहाँ पर जो लंबाई मैंने जो डिफाइन किया, देखिए ये आपका एंड फिक्स है, ये एंड फिक्स है। ये क्या हो जाता है बीच बीच में? हाँ, अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, ये पूरे की लेंथ जो है वो फिक्स है। अगर मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं तो ये एंड फिक्स है। ये क्या है? एंड फिक्स है। तो इतने पोर्शन की जो लंबाई बढ़ेगी वो किसकी वजह से बढ़ेगी? M1 के मूवमेंट की वजह से बढ़ेगी। तो इसमें जो गेन हुआ उसी को अपन डेल्टा x1 कह रहे हैं। इसको नीचे खींचोगे तो डेल्टा x1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लॉक M2 ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ पुल्ली भी ऊपर जाएगा। पुल्ली अगर ऊपर जाएगा, जैसे पुल्ली मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ मान लीजिए उठ के पुल्ली गया, तो आपका जो x2 है, यानी x2 का भी एक एंड फिक्स है, तो जितना पुल्ली ऊपर जाएगा उतने ही से x2 में चेंज आएगा, यानी ये चेंज आएगा। ठीक है ना, और अपने को पता है जितना इधर चेंज होगा उतना ही इधर चेंज होगा, यानी आप ये कह सकते हो। और ये निगेटिव सेंस में हुआ, देखिए x1 यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस लिखा, और यहाँ पर x2 क्या हो रहा है, अगर ये ऊपर जाएगा तो x2 की वैल्यू घटेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ऑफ डेल्टा x2। और ये x2 में जितना चेंज आएगा उतना ही पुल्ली मूव किया होगा, उतना ही ये ब्लॉक मूव किया होगा। तो दोनों चीज़ सेम आ रहा है। फिर से समझा रहा हूँ,
जितना पुल्ली ऊपर जाएगा उतना ही ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो अगर ब्लॉक ने डेल्टा x2 डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया तो पुल्ली भी डेल्टा x2 डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करेगा, और x2 कम हो रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, अब x3 की बात कर लीजिए, जितना चेंज इसमें आएगा उतना ही चेंज इसमें आएगा, क्योंकि पुल्ली ओवरऑल जब मूव करेगा तो पुल्ली का लेफ्ट साइड में जितना चेंज मूवमेंट होगा उतना ही राइट साइड में मूवमेंट होगा, यानी कि डेल्टा x3 जो होगा वो भी डेल्टा x2 के बराबर होने वाला। आप इसको कुछ दूसरा वेरिएबल का भी नाम दे सकते हो, तो इसको आप डेल्टा x2 लिख सकते हो, ये 0 आ गया। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको दूसरे तरीके से मान लीजिए, यहाँ से यहाँ जो वेरिएबल है उसको मैंने p बोल दिया, यहाँ से यहाँ जो अगर आपको x1 x2 में समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप चेंज कर लीजिए। कहाँ गए, इसको भी हटाइए अभी। आप यहाँ से यहाँ नाम जो है स्ट्रिंग का वो आपने ये भी गया, यहाँ से यहाँ जो है उसको p बोल दिया, यहाँ से यहाँ को अपन q बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ को अपन r बोल देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लिख सकते हो p प्लस q प्लस r। अगर नोमेनक्लेचर में आपको दिक्कत आ रहा है, इसको आप लिखोगे डेल्टा p, इसको आप लिखोगे डेल्टा q, और इसको आप लिखोगे डेल्टा r लिखोगे। अब डेल्टा p क्या होगा, इस वाले रोप की लेंथ में कितना चेंज आया, इस वाले पोर्शन की लंबाई में कितना चेंज आया, तो वो x1, तो डेल्टा p को डेल्टा x1 लिख दिया। ठीक है ना, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखो तो डेल्टा x1 लिख सकते हो। q में कितना चेंज आया, अगर ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो जितना ये ब्लॉक मूव करेगा उतना ही पुल्ली मूव करेगा, और जितना पुल्ली मूव करेगा q के लेंथ में उतना ही चेंज आएगा, इसलिए मैंने माइनस डेल्टा x2 लिख दिया, माइनस q क्योंकि घट रहा है, और जितना ये मूव करेगा उतना ही ये मूव करेगा, तो डेल्टा r को भी मैंने माइनस डेल्टा x2 लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 की जो वैल्यू आ गई वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा x2 आ गई। इसको अगर अपन टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा x2 बाई डेल्टा t, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ 1, ये 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ v2 आएगा। और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आप तो वही चीज़ आ जाएगा जो कि हमने फिजिकल मेथड से फाइंड किया था। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन a1 है, और इसका अगर वेलोसिटी ऊपर v2 है और इसका अगर एक्सेलरेशन a2 है, तो ये रिलेशन होंगे। इसी रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं। इसको अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। हमने क्या किया, फंडामेंटली हमने स्ट्रिंग को लेंथ को लिख लिया p प्लस क्यू प्लस आर, ये स्ट्रिंग की लंबाई हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया या चेंज निकाल दिया तो चेंज 0 हो गया। डेल्टा p यानी कि इस पोर्शन की लंबाई में कितना चेंज हुआ, जितना ये ब्लॉक मूव करेगा उसको लिख दिया डेल्टा x1। डेल्टा q हो गया जितना ये में चेंज आएगा, ये कितना चेंज करेगा, जितना कि पुल्ली मूव करेगा। ठीक है, और पुल्ली कितना मूव करेगा, डेल्टा x2, तो लिख दिया डेल्टा x2। घट रहा है इसलिए माइनस, यहाँ पर भी देखिए ऊपर जाएगा तो जितना इधर घटेगा उतना ही इधर घटेगा, तो डेल्टा r और डेल्टा q बराबर होगा माइनस डेल्टा x2। ये आपके पास रिलेशन आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन मेथड। तो आपने फिजिकल मेथड देख लिया, डिफरेंशिएशन मेथड देख लिया। फिजिकल मेथड से थोड़ा सा आपको यहाँ पर सहूलियत हो रहा होगा, विजुअलाइजेशन हो रहा होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी अभी भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना कॉन्फिडेंस अगले मेथड को बताने के बाद आएगा। तो सबसे पॉपुलर मेथड और लास्ट मेथड, या आप कह सकते हो सी मेथड, वो है आपके पास वर्क मेथड। क्या है, वर्क मेथड। वर्क मेथड। अब ये जो मेथड होता है ये बहुत ही आसान होता है, इसको लगाना बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है। ठीक है, क्लियर है। और शुरुआत में आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा। चलिए फटाफट वर्क मेथड से सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, पहले वर्क मेथड क्या होता है उसको मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। वर्क डन बाय स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम, वर्क डन बाय स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम on external bodies will be 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल वर्क डन भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख लो टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम ऑन एक्सटर्नल बॉडीज विल बी 0।
अब इस स्टेटमेंट का जो प्रूफ होता है ना, वो मैं आपको वर्क एनर्जी पावर के अंदर बताऊंगा। वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन देखेंगे, फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद अपन वर्क एनर्जी पावर देखेंगे। तो इस स्टेटमेंट का आपको मैं प्रूफ बताऊंगा। फिलहाल वर्क का डेफिनेशन समझ लीजिए। वर्क का डेफिनेशन क्या है, जैसे आपके पास, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, आपके पास एक ब्लॉक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना, ये फोर्स हो गया और ये ब्लॉक आपका इधर डिस्प्लेस कर गया। तो ये इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो अपन डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय फोर्स को डिफाइन करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन का कोई भी प्रूफ नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन है क्या है आपके पास, ये वर्क डन बाय फोर्स है, वर्क डन बाय फोर्स F, ये फोर्स इटसेल्फ है और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, वर्क जो होता है कोई फोर्स करता है और हमेशा एक बॉडी पे होता है, ऑन ब्लॉक या बॉडी जो भी है। तो W क्या है, वर्क डन बाय फोर्स F ऑन ब्लॉक, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क का डेफिनेशन है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर के अंदर इस स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करने वाला हूँ। फिलहाल अभी प्रूफ करने की कोशिश भी करूँगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, बस इस मेथड को समझिए और अपन यहाँ पे अपना काम करते बनेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग पुल सिस्टम ऑन एक्सटर्नल बॉडीज की वैल्यू 0 होती है और वर्क का डेफिनेशन क्या होता है हमसे समझ लिया। हमने ये जान लिया कि वर्क का डेफिनेशन क्या है और ये स्टेटमेंट को अब अपन एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, उसी एग्जांपल को फिर से लेके चलते हैं। वही एग्जांपल को अपन वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक स्ट्रिंग हो गया, ये ब्लॉक है M1, यहाँ पर आपके पास ये दूसरा है, ये है आपके पास M2। सेम एग्जांपल को अलग अलग मेथड से कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फिजिकल मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएशन मेथड क्या होता है और ये वर्क मेथड क्या है, उसको समझते हैं। इस वाले मेथड में अपन क्या करते हैं, अपन एक सिस्टम लेते हैं, अपन क्या करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं। ये सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर में हमेशा ध्यान रखिएगा, सिस्टम आप किसको चूज कीजिएगा, सिस्टम के अंदर आपके पास स्ट्रिंग और पुल्ली होना चाहिए। सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग और पुल्ली होने चाहिए। और इस सिस्टम को बाहर से जहाँ जहाँ कनेक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, और तो कहीं बाहर से ये कनेक्टेड नहीं है। तो जहाँ जहाँ ये बाहर से कनेक्टेड है वहाँ वहाँ अपन क्या करते हैं, टेंशन फोर्स का वर्क निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो सिस्टम है वो M1 पर टेंशन फोर्स लगा रहा है, M2 पर भी टेंशन फोर्स लगा रहा है, सीलिंग पर भी टेंशन फोर्स लगा रहा है। तो ये जो सिस्टम है वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगाता है, टेंशन फोर्स लगाता है, ठीक है। और इन सारे फोर्सेस का समीशन अपने को क्या करना है, 0 करना है। तो चलिए मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में आपके पास टेंशन T है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर भी टेंशन T होगा। सेम स्ट्रिंग है, आइडियल कंडीशन है, तो T। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर इस पुल्ली की बात करें, ये वाला पुल्ली जो है आपके पास मासलेस है, तो T इधर लग रहा है, तो इधर कितना लग जाएगा, ट्वाइस ऑफ T लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास T है और यहाँ T है, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा, ट्वाइस ऑफ T लग जाएगा, ठीक है। तो टेंशन फोर्स का वर्क अपन कैलकुलेट करने वाले। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये नीचे की ओर आपने इसको डिस्प्लेस किया है डेल्टा x1, तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो सिस्टम इस पर टेंशन किधर लगा रहा होगा, ऊपर की ओर लगा रहा होगा। इस पर भी टेंशन किधर लगा रहा होगा, हमेशा पुल करेगा। ऊपर वाले पे किधर लगाएगा, टेंशन हमेशा पुल करेगा, जिसको लगाता है उसको वो क्या करता है, खींचता है। तो 4 जगह ये कांटेक्ट बनाए हुए, 4 जगह वो एक्सटर्नल एजेंट यानी एक्सटर्नल बॉडीज़ के साथ वो कांटेक्ट में है। तो चारों जगह अपन टेंशन का फोर्स का वर्क लिखेंगे और सबका समीशन 0 कर देंगे। यही है मेथड। जैसे अगर ये डेल्टा x1 चलता है और अगर ये डेल्टा x2 उसके करस्पॉन्डिंग चलता है, तो यहाँ पर वर्क कितना होगा, देखिए टेंशन ऊपर लग रहा है और डेल्टा x1 नीचे लग रहा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, एक ऊपर है दूसरा नीचे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पर टेंशन का वर्क लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -T इंटू डेल्टा x1, क्योंकि फोर्स आपके पास ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया
ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये आपके पास cos 180 डिग्री की वजह से माइनस आया, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स ऊपर लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर की ओर है और फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट हमने निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसी तरीके से एफ डॉट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो यहाँ भी 2t ऊपर है, डेल्टा x2 ऊपर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना। तो cos 0 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे, यानी प्लस लिखोगे। तो सिंपली आपके पास ये इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2t इंटू डेल्टा x2 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो इसका वर्क 0 हो गया। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि ये सीलिंग है, सीलिंग फिक्स्ड है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी वर्क 0। और इन सब का समेशन अपन 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अपन टेंशन को कॉमन निकाल सकते हैं, तो टेंशन के लिए कॉमन आ जाएगी, तो माइनस ऑफ डेल्टा x1 प्लस ऑफ ट्वाइस डेल्टा x2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है टेंशन 0 नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग टॉट है थ्रू आउट द मोशन, इट कैन नॉट बी 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू को 0 करना है, और इसकी वैल्यू को 0 करने का मतलब आपके पास हो गया माइनस ऑफ डेल्टा x1 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x2 की वैल्यू 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हो डेल्टा x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा x2। इसको अगर अपन टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ 1 बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 बन जाएगा। इसको अगर अपन टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये एक्सेलेरेशन ऑफ 1 जो होगा और ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये वही रिलेशन है जो हमने ऊपर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद फाइंड किया था, और यहाँ पर देखिए बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ये हो गया। स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिख रखा था, स्टेटमेंट देखिए लिख रखा था, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम ऑन एक्सटर्नल बॉडीज विल बी 0। यानी जहाँ जहाँ एक्सटर्नल बॉडी के साथ कांटेक्ट बना रहा है स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम, वहाँ वहाँ का आप वर्क लिखेंगे, किसका वर्क, टेंशन फोर्स का वर्क, और सबका समीशन 0 के बराबर करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इट विल बी डिस्कस्ड इन वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, ठीक है। फिलहाल इस रूल को फाइंड करके फ़ायदा ये होने वाला है कि आप देख सकते हो ये रूल काफ़ी आसान है, बिना मेहनत के, मतलब कम मेहनत से आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आज के क्लास के अंदर 3 मेथड को समझा। सबसे पहले फिजिकल मेथड जो कि काफ़ी लेंदी होता है, अपने को फिजिकली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अगर एक ब्लॉक इधर गया तो दूसरा इधर गया, दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में, ठीक है ना। बहुत दिमाग लगाने के बाद अपन, मतलब बहुत ऑब्जर्व करने के बाद अपन रिलेशन तक पहुंचते हैं उस मेथड से। तो फिजिकल मेथड वन ऑफ द टफेस्ट मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड उससे थोड़ा सा आसान लगता है मुझे, लेकिन इतना अभी आसान नहीं है जितना कि थर्ड मेथड हमने देखा है, वर्क मेथड, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जब भी कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले वर्क मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो हमने भले पहले टफ पढ़ा, फिर मीडियम पढ़ा, फिर ईजी पढ़ा, यानी कि पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ लिया था, पहले हमने पढ़ा था फिजिकल मेथड पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर वर्क मेथड पढ़ा। तो पढ़ा हमने टफ, मीडियम, इजी, लेकिन जब अपन सवाल लगाने जाएंगे तो दिमाग में सबसे पहले वर्क मेथड आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने को टाइम वहाँ पर बचाना होता है। तो अपन वर्क मेथड लगाएंगे, फिर मीडियम पे दिमाग जाना चाहिए, फिर टफ पे जाना चाहिए, ठीक है। 99% जो सवाल होते हैं वो वर्क मेथड से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमने आज के लेक्चर में कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट कर लिया था। कंस्ट्रेंट मोशन आपके सिलेबस में 2 कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने हैं, पहला स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, दूसरा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, जो कि अपन कभी और पढ़ेंगे, यानी कि इस क्लास के बाद वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट स्टार्ट कर लिया था। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है कि थ्रू आउट द मोशन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो चेंज नहीं होगा अगर स्ट्रिंग टॉट है थ्रू आउट द मोशन, तो ठीक है। अब इस प्रॉब्लम, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में कि अगर एक बॉडी कितना मूव कर रहा है तो दूसरा कितना मूव करेगा, अगर एक बॉडी x मूव किया तो दूसरा बॉडी कितना मूव करेगा, इनमें रिलेशन फाइंड करना ही कंस्ट्रेंट मोशन का काम होता है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड आपको पढ़ाए गए हैं, फिजिकल मेथड, ठीक है, डिफरेंशिएशन मेथड, वर्क मेथड। सबसे आसान कौन है, वर्क मेथड, समझ में आ गया। फिजिकल मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये तो बस थियोरी था, आपको थियोरी एक एग्जाम्पल से लेके मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन दूसरे टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं थियोरी अभी आज की क्लास में जो हमने डेवलप किया है। एग्जाम्पल से और भी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जाम्पल रहेंगे। जैसे एक यहाँ पुल्ली है, एक यहाँ पुल्ली है,
एक पुल्ली यहाँ है, अरे भाई एक ब्लॉक यहाँ पे ले लेते हैं और दूसरा ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये ब्लॉक आपका M1 है और ये ब्लॉक आपका M2 है। सवाल में ये कह रहा है कि किसी भी एक गिवन टाइम पर ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। कितने से जा रहा है ये? 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये नीचे जाएगा तो आपको पता है कि ये ऊपर जाने वाला है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, यही सवाल है। कंस्ट्रेंट के मोशन के सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, कि अगर एक इतना मूव किया तो दूसरा कितना मूव करेगा, यही प्रॉब्लम होता है कंस्ट्रेंट के, कंस्ट्रेंट से रिलेटेड थियोरी के, ठीक है। सवाल आपको समझ में आ गया। स्ट्रिंग पुली सिस्टम बाय डिफॉल्ट आइडियल है। M1 अगर किसी भी एक इंस्टेंट पर 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो उसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही है सवाल आपके पास, ठीक है। चलिए पॉज एंड सॉल्व कीजिए। अब मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसके अंदर सारे के सारे स्ट्रिंग और सारे के सारे पुल्ली जो हैं वो आपको दिख जाए। फिर कहाँ कहाँ ये कांटेक्ट बनाए हुए हैं, कहाँ कहाँ ये कांटेक्ट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रिंग में मैंने मान लिया टेंशन T, तो यहाँ पर भी टेंशन T होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा, क्योंकि थ्रू आउट ये सब का सम आपका सेम स्ट्रिंग है। यहाँ T इस स्ट्रिंग पे नेट फोर्स को 0 होने के लिए यहाँ पर 2T होगा, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी नेट फोर्स को 0 होने के लिए 2T होना पड़ेगा, और यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स को 0 होने के लिए 2T होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। सीलिंग डिस्प्लेस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सीलिंग डिस्प्लेस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहाँ पे वर्क देखेंगे, मान लीजिए ये डेल्टा x1 यूनिट चल रहा है, ये आप कह सकते हो ये नीचे की ओर मूव किया, नीचे की ओर कितना मूव कर रहा है, x1 मूव कर रहा है, और ये अगर x1 मूव कर रहा है तो अपन इस पे मान लेते हैं ये x2 ऊपर की ओर मूव किया है। तो अगर मैं इस वाले पे बात करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टेंशन T लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है 2T। तो इस ओवरऑल ये जो सिस्टम है इस ब्लॉक के ऊपर कितना ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर T, यहाँ पर 2T, यानी 2T प्लस T कितना आ जाएगा, 3T आ जाएगा। और जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे देखिए टेंशन T लग रहा है, और जिधर टेंशन है, जिधर फोर्स है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं तो आता है आप लोगों को, वो मान के अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेंशन इंटू x2, और तो कहीं है नहीं, सबका समीशन आप 0 के बराबर कर दोगे। देखो टेंशन कैन नॉट बी 0, आप कॉमन लेके हटा सकते हो, और यहाँ पर -3x1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2। आपके पास क्या रिलेशन आया, -3x1 को इस साइड लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा x2 की वैल्यू थ्राइस ऑफ x1 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx2 अपॉन dt सॉरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्राइस ऑफ dx1 अपॉन dt। अब ये dx2 अपॉन dt क्या बना भाई, कितना ये डिस्प्लेस किया। आप ये भी कह सकते हो या आप ये अगर डिस्प्लेसमेंट ही है या तो आप इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करो तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको अपन डिस्प्लेसमेंट अगर है ही है तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अरे भाई हट जा यार, सिंबल लेने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, उस चीज़ से अपन बचेंगे। इसको डेल्टा x1 ले लेते हैं, और ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा x1 हो गया, और यहाँ पर ये डेल्टा x2 हो गया। ये सिस्टम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी आप डेल्टा दिखा दो, और यहाँ पर भी आप क्या दिखा सकते हो, डेल्टा दिखा सकते हो। तो आपके पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि डेल्टा x2 यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 जो होगा वो थ्राइस ऑफ डेल्टा x1 होगा, और इसको टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे तो डेल्टा x2 जो होगा ये आपको वेलोसिटी दे देगा सेकेंड वाले ब्लॉक का, और ये 3 टाइम्स डेल्टा x1 यानी आपने इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी निकाला हुआ, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यही कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ऑल्दो हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं, लेकिन 99%
टाइम अपन जो बात करने वाले हैं वो इस वर्क मेथड के ऊपर ही बात करेंगे, जिसका प्रूफ डिटेल में वर्क एनर्जी पावर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करके खुश रहेंगे। मेथड समझ में आ गया, वर्क अपन निकाल के और इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। चलिए और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। और एक और एग्जांपल देखते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। तो अच्छा ये सवाल तो देख ही लिया, और देख लेते हैं, घबराने वाली कोई बात है नहीं। अपन एक यहाँ पे देख लिया। तीन आपके पास ब्लॉक है, ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो देखिए, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है इस टाइम पर ऊपर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड दे रखा है वो नीचे की ओर दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड किधर होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, और कितनी होगी, यही सवाल पूछा। ठीक है, सवाल सिंपल है, कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल है। इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कीजिए भाई, सबके सब सॉल्व कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पुली सिस्टम लेंगे। अब की बार येलो कलर से मैं स्ट्रिंग पुली सिस्टम को दिखा देता हूँ। ये आपके पास स्ट्रिंग पुली सिस्टम है। यहाँ पे वर्क 0 होगा क्योंकि यहाँ सीलिंग लगा हुआ है, सीलिंग यानी छत डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। वर्क यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर भी वर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। अगर मैंने इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टी माना, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, टी होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है आपके पास, ये टी। तो यहाँ पर कितना होने वाला है, यहाँ पर बताइए कितना होने वाला भाई। हाँ, अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और मुझे पता है कि इसमें जितना टेंशन होगा उतना ही इसमें टेंशन होगा क्योंकि सेम है। और यहाँ पर अगर 2t है तो यहाँ पर आप फिर से टी कर दोगे। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम हो गया भाई, इतना भी टफ नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर भी वर्क 0 हो गया, जहाँ जहाँ ये कॉन्टेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे वर्क 0, यहाँ पे वर्क 0, यहाँ पे वर्क 0 लिखा। अब मुझे 1, 2, 3 जगह वर्क कैलकुलेट करना। देखिए यहाँ पर टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, तो टेंशन अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो यहाँ पर जो वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डेल्टा x1 ऊपर की ओर कह रहे हो, अगर इसके डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा x1 ऊपर की ओर कहते हो तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, t इंटू डेल्टा x1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है। यहाँ पे देखिए टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है और मूवमेंट नीचे की ओर है। इस मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपन डेल्टा x2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो माइनस ऑफ t डेल्टा x2 लगेगा क्योंकि 180 डिग्री है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। यहाँ पर टेंशन मुझे नहीं पता वेलोसिटी ऊपर है कि नीचे, तो मैंने मान लिया वेलोसिटी या इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर की ओर मान लिया, डेल्टा x3 मान लिया, और इस पर भी टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर भी वर्क कितना होगा, t इंटू डेल्टा x3 पॉजिटिव वर्क होगा। सबका समेशन 0 करिए। आइए, t इंटू डेल्टा x1 माइनस t इंटू डेल्टा x2, और यहाँ पे आपके पास t इंटू डेल्टा x3। अगर थ्रू आउट मोशन हो रहा है, स्ट्रिंग टॉट होगा, टेंशन कैन नॉट बी 0, तो आप देख सकते हो डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। डेल्टा x1 क्या है, वेलोसिटी है v1, किसका, इसका, जो कि सवाल के अंदर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा x2 क्या है, इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर, इसको अपन v2 नीचे की ओर लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी v मुझे नहीं पता ऊपर है कि नीचे, मैंने v ले लिया। v1 की जगह पे देखिए क्या रखेंगे, v1 किधर है, डेल्टा x1 के साथ है यानी कि 2 रखेंगे, माइनस डेल्टा x2 इधर आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास v की वैल्यू 0 हो गई। तो v की वैल्यू अगर आप यहाँ से दिखाएंगे 4 माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। और ये पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा मतलब मैंने जो डायरेक्शन एजम्पशन लिया था वो बिल्कुल सही है। वाकई में जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर की ओर होगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं।
तो ये वर्क मेथड से ही अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये आसान है। इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं। ये भी काफ़ी पॉपुलर सवाल है। आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है और यहाँ पर एक रोप कनेक्टेड है, दूसरा एक पुली, एक ब्लॉक यहाँ पर है, और अपन क्या कर रहे हैं, इसको v मीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं। किसी भी एक इंस्टेंट पर मैंने पिक्चर खींचा और इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो v मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v डैश, और इस इंस्टेंट पर वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। सब चीज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखा है। तो आपसे पूछा है फाइंड v डैश, यानी v पता है, थीटा पता है, इसी के टर्म में v डैश का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। वर्क मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड, और कौन सा मेथड था, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड थोड़ा मुश्किल काम होता है, हर सवाल में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगेगा, लेकिन लगाने पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, तो अपन इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फाइंड v डैश फाइंड कर ले भाई। आइए यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, एक सिस्टम लेंगे, सिस्टम ले लेते हैं, येलो कलर से दिखा दिया भाई। ये रहा आपके पास सिस्टम, ये आपके पास रहा सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग है और पुल्ली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास टेंशन इधर लग रहा होगा, यहाँ पर भी टेंशन इधर लग रहा होगा, सेम है, स्ट्रिंग है तो टेंशन T लग गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपके पास फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे अगर मैं वर्क की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर x हो रहा है या डेल्टा x आप कह रहे हो, तो यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा t इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे देखिए अगर v डैश इधर है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट मैं इधर मान लेता हूँ x डैश, तो ये आपके पास फोर्स है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस ऑफ थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन हमने पढ़ा। देखिए यही एक ऐसा सवाल है जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोलिनियर नहीं है, यानी यहाँ पे प्रॉपर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। हालांकि इससे पहले भी अपन डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सा, एफ डॉट एस की वैल्यू क्या होती है, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी देखेंगे, अब तक जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे थीटा या तो 0 था यानी cos 0 की वैल्यू 1, या थीटा 180 था यानी cos 180 की वैल्यू -1। लेकिन यहाँ पर थीटा जो है वो 90 माइनस थीटा का रोल प्ले कर रहा। तो यहाँ पे वर्क कैसे लिखेंगे, फोर्स, टेंशन, डिस्प्लेसमेंट x डैश, डेल्टा x डैश आप इसको कह सकते हो, और cos 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास t इंटू डेल्टा x डैश हो गया। यहाँ पर वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, सब वर्क का समीशन क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो भाई यहाँ का जो वर्क होगा उसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कितना लिखूँगा, t डेल्टा x डैश साइन थीटा, और यहाँ पे वर्क कितना हो गया, माइनस ऑफ t इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है। टेंशन कैन नॉट बी 0, आप इसको हटा सकते हो, और डेल्टा एक्स डैश की जो वैल्यू होगी वो आप इधर लेके जाओगे तो डेल्टा एक्स अपॉन साइन थीटा होगा। और जितना डेल्टा एक्स डैश होगा, इसी क्वेश्चन डेल्टा एक्स डैश से क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये वी डैश बन जाएगा, ये वी अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। और सवाल में अगर एक्सेलरेशन पूछा होता है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन साइन थीटा हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वेलोसिटी में रिलेशन पूछे या डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछे, आपको एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, तो इसी के बराबर रहता है। डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आपके पास था ये कौन सा मेथड था, ये आपके पास था वर्क मेथड था। अब बच्चे बार बार बोलते हैं सर वर्क मेथड कर तो लेते हैं, आंसर भी आ जाता है,
पर फील नहीं आता है। फील तो फिजिकल मेथड में ही आता है। तो फिजिकल मेथड से बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस काम होता है, आपको वाकई में अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसी सवाल को, चलिए इस सवाल को अपन फिजिकल मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। इस सवाल को अगर अपन फिजिकल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो देखेंगे कि कितना प्रॉब्लम और लेंदी पड़ जाता है। फिजिकल मेथड में मैंने आपको बताया है 2 स्टेट में आपको डायग्राम को बनाना पड़ता है, 2 स्टेट में डायग्राम को बनाना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिंग का डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो स्ट्रिंग ऐसा था, यहाँ पर पुल्ली था, यहाँ पर एक ब्लॉक था, यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक था, यही था, ठीक है ना। तो फिजिकल मेथड है, ये दूसरा मेथड है, फिजिकल मेथड है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है फिजिकल मेथड। ओहो हो, ये बार बार कट हो जा रहा, फिजिकल मेथड नहीं, अच्छे से लिख लो यार, एकदम अच्छे से लिखो, हाँ, तबीयत से लिखो। फिजिकल मेथड से उसी प्रॉब्लम को अपन करने वाले हैं सॉल्व। फिजिकल मेथड हर प्रॉब्लम में लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगने वाला, लेकिन इससे करने जाओगे तो टाइम और एनर्जी का वेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तीसरा मेथड है वर्क मेथड है, और वर्क मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग का पोजीशन बनाया था, यहाँ पर पुल्ली था, यहाँ पे ब्लॉक था, प्रीवियस सवाल को रिकॉल कीजिए, यहाँ पर पुल्ली था, यहाँ पर ब्लॉक था, यहाँ पर भी ब्लॉक था। तो ये इनिशियल है स्ट्रिंग की लेंथ। अब थोड़े टाइम के बाद बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल लेके चलते हैं, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल लेके चलते हैं, क्योंकि अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही छोटे से टाइम में क्या होगा, ये ब्लॉक चूंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये वाला तो यहीं पर है, और बाजू में बिल्कुल इस तरीके से मैंने बना दिया। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल हुआ है वो dx डैश हुआ है, और ये जो ट्रैवल हुआ आपका dx हुआ है यहाँ से यहाँ। यानी आप देख सकते हो कि जो वाइट वाला डायग्राम है वहाँ इनिशियल कंडीशन था, और येलो वाला जो डायग्राम है वो थोड़े सा टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल के बाद का मैंने डायग्राम बनाया। तो dt टाइम इंटरवल में ये थोड़ा सा मूव इधर कर जाएगा dx से, और मैंने माना ये पॉइंट यहाँ से यहाँ dx जैसे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन फोकस करते हैं, इस वाले पोर्शन पे अगर अपन फोकस करेंगे, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा था भाई बताइए, इस इंस्टेंट पर थीटा एंगल बना रहा था। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये क्या है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होने से मतलब क्या होगा, चूँकि dx डैश बहुत ही छोटा है और मैंने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी परपेंडिकुलर होगा, और इस लेंथ की लंबाई और इस लेंथ की जो लंबाई होगी वो बराबर हो जाएगी। कौन कौन से लेंथ की लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया, और इस पॉइंट को अगर मैं P कह रहा हूँ, और इस पॉइंट को Q कह रहा हूँ, और dx डैश अगर काफ़ी छोटा होता है तो आप O से लेके P की जो लंबाई है, O से लेके P की जो लंबाई है, इसको आप कह सकते हो O से लेके Q की लंबाई, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो जब स्ट्रिंग वाइट वाले स्टेट से येलो वाले स्टेट में गया तो उसका लॉस इतने का हुआ, कितने का हुआ, इतने का लॉस हुआ, ये आपके पास क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये यहाँ से यहाँ जो हुआ वो आपके पास हो गया गेन, और लॉस जो होता है वो गेन के बराबर होता है, हमें पता है, क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई तो सेम रहने वाली है, तो लॉस लेफ्ट साइड में जितना हुआ राइट साइड में उतना ही गेन होगा। यानी मुझे इसको लंबाई को निकालना है, ठीक है। क्या ये जूम होगा, नहीं शायद नहीं हो रहा, चलिए देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, ये छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल, इस छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ आपको, है क्या ये, इस छोटू से राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ से यहाँ आपके पास ये वाला वाइट वाला पोर्शन था, ये वर्टिकल लाइन था, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था स्ट्रिंग, वही डायग्राम है, बस उसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइज अच्छे से हो जाए। ये आपके पास यहाँ से यहाँ क्या था, और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ आपके पास था dx डैश था, और यहाँ से आपने अरे यार ये वाइट क्यों चला जाता है, और आपने क्या किया था, यहाँ से यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये परपेंडिकुलर, और मुझे ये वाइट वाले की लेंथ चाहिए थी,
तो अगर अपने को पता है एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, और ये आपका अगर बेस हो गया, तो ये इसकी जो यहाँ से यहाँ जो लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये लंबाई अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, dx डैश cos 90 माइनस ऑफ थीटा, जिसकी वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, dx डैश साइन ऑफ थीटा। यही आपका क्या है, लॉस है, लॉस। इस ट्रायंगल को बस यहाँ से यहाँ उठा के मैंने बनाया, तो ये लॉस है, ये गेन है। तो लॉस इक्वल्स टू गेन अब अपन करने वाले हैं, और वहाँ से अपन वही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लॉस कितने का हुआ, dx डैश साइन थीटा का, और गेन कितने का हुआ, dx का हो गया। अगर अपन इस इक्वेशन को टाइम इंटरवल dt जिसमें ये घटना घटा है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो dx डैश अपॉन dt क्या बन जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक कनेक्टेड है, उस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसको अपन लिख सकते हैं v डैश, ठीक है ना, और dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी v, और साइन थीटा को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन साइन थीटा। यही आंसर है। आप देख रहे हो ये वाला मेथड जो होगा उसमें ऑब्जर्वेशनल स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, और थोड़ा सा लेंदी है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये वाला मेथड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कौन सा, वर्क मेथड। इसलिए प्रेफरेबली अपन क्या करते हैं, वर्क मेथड को ही जहाँ तहाँ लगाते रहते हैं, और 99% प्रॉब्लम जो होता है वर्क मेथड से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल मेथड या डिफरेंशिएशन मेथड में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की कमी नहीं करेंगे अपन। तो कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में इसी टाइप के सवाल पूछते हैं। कैसे भी दे सकते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है। जैसे ये ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर दे रखा है, सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप कह सकते हो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका अगर ये नीचे जाएगा तो मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यही सवाल पूछा है। कंस्ट्रेंट में यही तो करते हैं अपन, एक ब्लॉक का वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन अगर पता है तो दूसरे का निकालना होता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी हमने देख लिया हुआ। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पॉज एंड सॉल्व। भाई मैं अब डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपने अटेम्प्ट दे दिया। ये आपके पास स्ट्रिंग पुली सिस्टम है, यहाँ पे वर्क 0, यहाँ पे वर्क 0, यहाँ पे वर्क 0, क्योंकि आपका सीलिंग मूव नहीं कर रहा है। अगर इसमें मैंने टेंशन T माना, दूसरे कलर से दिखा लेते हैं। अगर मैंने इस यहाँ पे टेंशन T माना है, यहाँ पर भी टेंशन T आ जाएगा, यहाँ पर भी T आ जाएगा, यहाँ पर भी T आ जाएगा, यहाँ पर भी T हो जाएगा, यहाँ पर 2T, यहाँ पर 2T, हालांकि यहाँ तो वर्क हो ही नहीं रहा है। तो T 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 यहाँ तक T आएगा, यानी यहाँ पर टेंशन T ऊपर की ओर लग रहा होगा। इसमें अगर T है, इसमें T है, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा। यहाँ पे T, तो यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क अगर आप देखोगे, अगर मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है डेल्टा x1, इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 इधर मान लेते हैं, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर डेल्टा x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो कितना होगा, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, यानी कि माइनस वर्क होगा 2T इंटू डेल्टा x1। एक छोटा सा टाइम इंटरवल के बारे अंदर अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या होगा, 2T प्लस TT कितना लग रहा है, 3T लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ तो डेल्टा x2। बस यहाँ पे वर्क 0, वर्क 0, वर्क 0, बस यहाँ पे वर्क होगा। इन वर्क का समीशन अपने को क्या करना है, 0 के बराबर करना है। यही तो होता है वर्क मेथड। आइए करके देखते हैं। माइनस ऑफ 2T डेल्टा x1 प्लस 3T डेल्टा x2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। टेंशन 0 हो नहीं सकता, तो आप यहाँ से रिलेशन देख सकते हो कि डेल्टा x2 की जो वैल्यू होगी, डेल्टा x2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, आपके पास ट्वाइस ऑफ डेल्टा x1, ट्वाइस ऑफ डेल्टा x1 बाई 3 के बराबर हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी ऑफ 2 जो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 और वेलोसिटी ऑफ 1 आ जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास यही A2 है, ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस
3 एक्सेलरेशन ऑफ a1। a2 की जगह पर आपको रखना है a, ये आपके पास आ गया 2/3 और a1 आपके पास आ गया 12। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब मेरा डायरेक्शन एजम्पशन सही है। आप इसको आसानी से 3-4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो। 4 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चलेगा। बढ़िया है, समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वर्क मेथड पे ही आपको फोकस करना है, कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए ये सब जो सवाल जो हमने लगाया है ना, वहाँ पर NLM की ज़रूरत ही नहीं है अभी तक। तो कहीं हमने F = ma लगाया नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल सॉल्व करेंगे वहाँ पर अपन एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन सवाल के अंदर दे रखा था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन जो सवाल सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये नहीं दे रखा होगा। कहने का मतलब ये है कि अब अपन उस टाइप के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं जहाँ पर F = ma के साथ साथ कंस्ट्रेंट वाले इक्वेशन की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए तो एक दो एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल से देख लेते हैं। यानी अब तक जो सवाल हमने देखा वो प्योर कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल था, वहाँ पर F = ma की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब जो अपन सवाल देखेंगे वहाँ पर F = ma की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे। एक इंक्लाइन प्लेन है आपके पास, एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है भाई ये आपके पास। अच्छा फिर से बना लीजिए इंक्लाइन प्लेन, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये आपके पास फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये थीटा, यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया स्मॉल m का, यहाँ से एक पुल्ली है यहाँ पे ऑब्वियसली, और यहाँ पर भी एक पुल्ली है, यहाँ एक सीलिंग है, छत से इसको बांध रखा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है। ऑब्वियसली मैं वो कंडीशन लेके नहीं चल रहा हूँ कि ब्लॉक इस ज़मीन को हिट कर रहा है, ठीक है ना। इस ब्लॉक का मास भी अपन स्मॉल m ले लेते हैं। फिलहाल इसको हटा दीजिए, हाँ ये तो पूरा का पूरा हट गया है ना। तो आप यहीं तक की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पास सिस्टम है, वर्टिकल प्लेन में रख रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और आपसे पूछा गया दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को एंड सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ तक पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए भाई सबके सब। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को जब भी आपको सॉल्व करने को मिलेगा तो आप अगर सिर्फ F = ma लगाएंगे तो हमेशा इक्वेशन कम और वेरिएबल ज़्यादा पड़ने वाला है। और जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त इक्वेशन कम और वेरिएबल ज़्यादा आ जाए तो आपके दिमाग में कंस्ट्रेंट मोशन आना ही आना चाहिए। देखिए कैसे, मुझे नहीं पता ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है थीटा पे। मैंने एक कोई भी कंडीशन मान ली, जैसे मान लीजिए ये नीचे की ओर आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 माना, तो क्या आप मुझे ये सोच के बताइए कि अगर ये a1 से नीचे जाएगा तो क्या ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? नहीं, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो यहीं पर कंस्ट्रेंट की अपने पास इक्वेशन बनाने को आ गई। ये a1 हो गया, ये आपके पास a2 हो गया, ठीक है। बाकी स्टेप तो आपको पता ही है, जैसे NLM के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए FBD बना लेते हैं। देखिए नॉर्मल यहाँ पर है, mg cos थीटा इधर है, और आपने mg के कंपोनेंट ब्रेक कर दिया इधर mg sin थीटा। यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर टेंशन है, तो यहाँ पर भी टेंशन होगा, यहाँ पर भी टेंशन होगा, और इसका FBD में आपके पास 2t ऊपर आ जाएगा, और इसका खुद का वेट mg नीचे की ओर एक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे आप? इसके लिए इक्वेशन आप बनाओगे mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस t की वैल्यू कितना आ जाएगा, m इंटू a1, ठीक है। अच्छा इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा कि ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा सर, वो अपन एजम्पशन लेके सॉल्व कर लेंगे। अगर निगेटिव आ गया तो मतलब मेरा डायरेक्शन गलत है, बाकी इसका उल्टा होगा, और पॉजिटिव आ गया मतलब मेरा डायरेक्शन एजम्पशन सही है। ये इसके लिए इक्वेशन लिख दिया। अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे भाई, ट्वाइस ऑफ t माइनस mg = ma2। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। टेंशन आपका वेरिएबल है,
A1 वेरिएबल है, A2 वेरिएबल है, तो ओवरऑल आपके पास 3 वेरिएबल हो गए, टेंशन A1 एंड A2, और इक्वेशन बना दो। हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे उतने ही वेरिएबल होंगे, तब आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज़्यादा, मतलब आप उसके एक यूनिक सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हो। तो आपके दिमाग में यहाँ पे दौड़ना चाहिए कि जैसे F=ma लगाया और इक्वेशन की अगर कमी पड़ रही है, इसका मतलब एक इक्वेशन अपने को कंस्ट्रेंट वाला भी बनाना है। तो कंस्ट्रेंट वाला मूवमेंट बनाने के लिए फिर से आप क्या करोगे, देखो इधर का डिस्प्लेसमेंट आपने डेल्टा x1 मान लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट आपने डेल्टा x2 मान लिया। फिर से पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग पुली सिस्टम लेते हैं, ये रहा आपके पास स्ट्रिंग पुली सिस्टम, ये रहा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग पुली सिस्टम है कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पे वर्क कितना करेगा, देखिए यहाँ पर वर्क जो होगा, टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसलिए वर्क कैसा होगा, निगेटिव, माइनस ऑफ टी डेल्टा x1। यहाँ पे वर्क नहीं हुआ क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है, आपका इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है भैया, इंक्लाइन प्लेन अगर फिक्स्ड है तो ये वाला भी फिक्स्ड है। यहाँ पर भी वर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी सीलिंग के साथ कनेक्टेड है, मूवमेंट नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्क जीरो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो 2t भी ऊपर है, डेल्टा x2 भी ऊपर है, तो आप यहाँ पे वर्क को लिख सकते हो 2t इंटू डेल्टा x2, और तो कहीं है नहीं, वर्क जीरो के बराबर कर दिया। टेंशन को आप यहाँ से हटा सकते हो, तो यहाँ से आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा कि डेल्टा x1 की जो वैल्यू है, डेल्टा x1 की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा x2, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये v1 बन जाएगा, v2 बन जाएगा, और इसको एक बार और अपन टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 जो आ जाएगा वो ट्वाइस ऑफ a2 आ जाएगा। देखिए जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही एक्सेलेरेशन है, और यहाँ भी जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही एक्सेलेरेशन लिया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है वही वेलोसिटी में रिलेशन है, वही एक्सेलरेशन में रिलेशन है। तो अपन यहीं पे खटाखट देख के बोल सकते थे कि भैया अगर डेल्टा x1 ट्वाइस ऑफ डेल्टा x2 है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a1 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ a2 होगा। तो टाइम बचाने के लिए अब डायरेक्टली वही काम करेंगे। अब आपके पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन एनएलएम के, और ये तीसरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट से आया, ठीक है। यही रीज़न है कि कंस्ट्रेंट मोशन को एनएलएम के अंदर पढ़ाते हैं, क्योंकि एनएलएम से रिलेटेड जो भी स्ट्रिंग पुल्ली वाले सिस्टम होते हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत जगह हमें अपार्ट फ्रॉम F=ma हमें कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड जो इक्वेशन बनाना होता है वो भी अपन लिखते हैं यहाँ पे। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व, हालांकि एक इक्वेशन मैं सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे ये आपको ही करना है। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। मेरे को a1 a2 फाइंड करना था ना भाई, तो अपन क्या करते हैं, टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 2t खत्म, टेंशन आपका एलिमिनेट हो गया। इधर आपके पास 2mg साइन थीटा है, लिख लीजिए यहाँ पर 2mg साइन थीटा, तो 2mg साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास है माइनस ऑफ mg, माइनस ऑफ mg, और दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया, यहाँ पे 2ma1 प्लस कितना आपके पास आ गया, ma2 आ गया, m तो आप कॉमन लेके हटा सकते हो इक्वेशन को, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2g साइन थीटा माइनस g, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 आ गया। अब a1 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ a2 है, तो a1 की जगह पे अगर मैं ट्वाइस ऑफ a2 रखूँगा तो 2 to the 4 a2 आ जाएगा, नहीं, और यहाँ पे आप g को कॉमन निकाल सकते हो, ये आपके पास आ गया 2 साइन थीटा माइनस 1 इंटू जी। देखिए a1 को ट्वाइस a2 देखा, तो a1 को अगर मैं ट्वाइस a2 रखूँगा तो 2 to the 4 a2 आएगा, 4 a2 प्लस a2 कितना आ गया, 5 a2 आ गया। तो आपके पास a2 तो यहाँ से आसानी से निकल लिया आपने, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए भाई 2 साइन थीटा, और डिपेंडिंग ऑन थीटा इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, फिलहाल आप आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो। ये a2 हो गया, और a1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a2 हो जाएगा, यानी कि a1 निकालने के लिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 टाइम्स 2 साइन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर भी माइनस 1 है, ये 1 है, 1 इंटू जी डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो a2 निकल गया, a1 निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं अपन, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए और एक बार देख लीजिए।
अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी अब एनएलएम का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अब रोल में आ रहा है। ओहो हो इतना बड़ा नहीं भैया, इसको हटा दीजिए, इसको हटाना है, ये लगता है नहीं हटेगा। ये हटने वाला लगता है नहीं, ये नहीं हटेगा। चलिए दूसरे में आते हैं। ये पुल्ली है, यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, और एक ब्लॉक को यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं। ये सवाल लगाना तो ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट तभी खिलेगा और मज़ा तभी आएगा। ठीक है, एक का मास हमने ले लिया है m, दूसरे का मास ले लिया है ट्वाइस ऑफ m, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल के अंदर 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg कुछ भी लगा सकते हैं। और इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है F। स्ट्रिंग पुली सिस्टम आइडियल है। अब जब अपन इसको खींचेंगे तो पुल्ली भी आगे जाएगा, इसके साथ साथ 2m भी आगे जाएगा। तो अपने से वही पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए भाई। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम F इक्वल्स टू m आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन भी लगाने पड़ सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बस लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। चलिए यहाँ पे भी अपन इक्वेशन बनाते हैं। इसमें टेंशन T मान लिया, इसमें टेंशन T आ गया, तो इसमें कितना आ जाएगा 2T आ जाएगा। इसमें 2T इधर लगने वाला, इसमें T इधर लगने वाला। इसका एक्सेलरेशन मैंने A1 मान लिया और इसका एक्सेलरेशन मैं A2 मान लूँगा। ऑब्वियसली जितना इसका होगा इतना हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से नहीं कनेक्टेड है, अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इसके लिए इक्वेशन आप क्या बनाओगे, इसके लिए इक्वेशन बनाओगे F माइनस 2T इक्वल्स टू MA1। और इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे, सिर्फ इस पर टेंशन लग रहा है। वर्टिकल में नॉर्मल mg वो कैंसिल आउट कर जाएगा। वर्टिकल मोशन में बात नहीं कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं। और इधर कितना लग जाएगा टेंशन, और पीछे कोई फोर्स नहीं है, वही आपके पास 2m इंटू A2 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वेरिएबल कितने हैं, 3, A1, A2 एंड टेंशन। वेरिएबल 3, इक्वेशन 2 नाइंसाफ़ी है, हमें बनाना पड़ेगा कंस्ट्रेंट मोशन। क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाना पड़ेगा। और वो अपन कैसे बनाएंगे, फिर से आप यहाँ पर स्ट्रिंग वर्क मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। अपन देखिए यहाँ पर एक सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग और पुल्ली हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्ट्रिंग पुली सिस्टम वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वॉल का मूवमेंट नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क 0। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो अब वर्क लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट के बजाय डायरेक्टली A2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में समझाया था कि जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आता है वही एक्सेलरेशन में रिलेशन आता है। तो वर्क निकालने के लिए मैं डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट फास्ट कैलकुलेशन हो जाए अपना। T भी इधर लग रहा है, A2 भी इधर है, तो आप कंस्टेंट में लिखोगे T इंटू A2। यहाँ पे देखिए 2T इधर है, 2T इधर है और A1 इधर है, यानी कि माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 180 डिग्री 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हमने क्या लगाया है, डॉट प्रोडक्ट लगाया है, बस हो गया। 2F इक्वल्स टू MA वाला इक्वेशन, न्यूटन लॉज का इस्तेमाल किया, और तीसरा आपके पास कंस्टेंट इक्वेशन। अब आपके पास 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है। यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। ये प्रॉब्लम अब आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, जैसे लास्ट प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही इस प्रॉब्लम को भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं इक्वेशन बना दूंगा, फिजिक्स का काम ही है इक्वेशन बनाना, सॉल्व करेंगे आप, यानी मैथ्स थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखेंगे अपन। अब पुल्ली उल्ली देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर भी एक बनाया पुल्ली, और ये यहाँ पे एक, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है। अलग अलग मास ले लेते हैं। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, है ना। और आपसे वही पूछा गया है, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। वर्टिकल पिन में आपने सिस्टम को रखा है, तो आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ
all three blocks, find acceleration of all three blocks के आपको बताने हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका सॉल्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, मुझे नहीं पता, मैंने एक्सेलरेशन इधर का A1 मान लिया, ठीक है, इसका भी एक्सेलरेशन मैंने इधर का A2 मान लिया, और मुझे नहीं पता इसका भी एक्सेलरेशन मैंने इधर का A3 मान लिया। सॉल्व होकर अपने आप ये पॉजिटिव नेगेटिव चलाएगा, दैट इज़ अनदर थिंग। फिर इसके लिए FBD बनाऊंगा। अच्छा, इस पर टेंशन T मान लीजिए, इसमें टेंशन T आ गया, इसमें टेंशन 2T रहा, इसमें टेंशन 2T रहा। FBD में नॉर्मल mg को काउंटर बैलेंस करेगा, यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2T लग रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन कैसा बनेगा, 2T की वैल्यू m1 इंटू A1। फिजिक्स आसान होता है, बस प्रोसेस को समझते चलिए, फिजिक्स आसान है, ठीक है। इसके लिए अगर अपन बात करेंगे, इसका FBD बनाओगे m2g वर्टिकल प्लेन में, यहाँ पर भी m3g वर्टिकल प्लेन में। इसका एक्सेशन मैंने माना नीचे की ओर है, अगर सॉल्व हो गया पॉजिटिव आ गया मतलब मेरा डायरेक्शन एजम्पशन सही है, बाकी में नीचे की ओर होगा। अगर सॉल्व होगा निगेटिव आ गया मतलब मेरा डायरेक्शन एजम्पशन ही गलत है, बाकी मैग्नीट्यूड मैंने सही निकाला है और डायरेक्शन किधर होने वाला, ऊपर होने वाला। तो इसके लिए आप क्या इक्वेशन बनाओगे, अगर वो नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट किधर फोर्स लग गया, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू A2। इसके लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे अपन, m3g माइनस टी इक्वल्स टू m3 इंटू A3। फिर से 4 वेरिएबल हो गए, टेंशन टेंशन टेंशन, ये तो वेरिएबल है, इसके अलावा A1 A2 A3 4 वेरिएबल हो गए, टेंशन A1 A2 A3। इक्वेशन 3 ही, 4 वेरिएबल, इक्वेशन 3 नाइंसाफ़ी है। तो चौथा इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे अपन, कंस्ट्रेंट से बनाने वाले हैं। कंस्ट्रेंट से फिर से देखिए कैसे बनता है इक्वेशन, जो आज हमने सीखा वर्क मेथड, उसी को अपन लगाने वाले हैं। ये रहा सिस्टम, लेते हैं, सिस्टम के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग पुल्ली आना चाहिए। यहाँ पे देखिए वर्क लिखेंगे, 2T इधर लग रहा है, एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क को 2T इंटू डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कायदे से लिखना चाहिए था, लेकिन टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली एक्सेलेरेशन पे लिख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और जैसा डिस्प्लेसमेंट होने वाला वैसा ही एक्सेलरेशन होने वाला, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो डायरेक्टली अपन 2T इंटू A1 लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्क 0 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, और इधर भी एक्सेलरेशन नीचे, इधर भी एक्सेलरेशन नीचे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आने वाला है। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ टी A2 माइनस ऑफ टी A3 का समीशन 0। अब आपके पास ये कंस्ट्रेंट का रिलेशन आ गया। 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, मैथमेटिक्स से आप आसानी से सबको सॉल्व कर सकते हो। इन तीनों को सॉल्व करोगे टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से आप टेंशन को कॉमन लेके हटा सकते हो, ठीक है ना, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी अगर दूसरे कंस्ट्रेंट मोशन के प्रॉब्लम दे रखे होंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है वो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 6 हमने स्टार्ट किया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, दैट इज़ कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन 2 टाइप के होते हैं अपने सिलेबस के अंदर, एक को कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, दूसरे को कहते हैं कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, जो कि अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर फोकस किया, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर स्ट्रिंग टॉट होता है थ्रू आउट द मोशन किसी भी सिस्टम के अंदर, स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम के अंदर, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसी लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए अगर कोई ब्लॉक x मूव कर रहा है तो हो सकता है दूसरा 2x मूव कर जाए, यानी कि एक स्ट्रिंग के साथ या एक स्ट्रिंग पुल्ली के साथ अगर डिफरेंट ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं तो एक का मोशन दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी एक इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पर निर्भर कर रहा है, या आप कह सकते हो कि वो कंस्ट्रेंट है, बाधित है, विवश है, जैसा आप कहना चाहो, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मोशन के प्रॉब्लम होते क्या हैं, कंस्ट्रेंट मोशन के प्रॉब्लम यही होते हैं कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे ब्लॉक के मूवमेंट दे रखा है, यानी वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और किसी तीसरे चौथे या किसी एक का या किसी दूसरे का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पूछता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताया। पहला फिजिकल मेथड, जो कि 100% ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन स्किल पर डिपेंड करता है, उस पर आप एग्ज़ाम के अंदर डिपेंडेंसी मत शो कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग लगेगा और हो सकता है उससे आंसर गलत आ जाए। दूसरा मेथड डिफरेंशिएशन मेथड है,
इसको मैं मीडियम लेवल पे रखता हूँ क्योंकि इससे आंसर सॉल्व हो जाता है और रिलेटिवली मैथमेटिक्स या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे उतना नहीं करना पड़ता है जितना कि फिजिकल मेथड में करना पड़ता है। और लास्ट मेथड है वो है आपके पास वर्क मेथड है, और यही मेथड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होल्ड रखता है, इंपॉर्टेंस होल्ड रखता है, और 99% प्रॉब्लम अपन यहीं से सॉल्व करते हैं। हालांकि इसका प्रूफ मैंने आपको बताया है कि अपन इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर के अंदर। फिलहाल मेथड क्या कहता है, मेथड यही कहता है कि स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम आप डिफाइन कर लीजिए, और स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम जहाँ जहाँ एक्सटर्नल बॉडीज दिखाई देगा वहाँ वहाँ स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम जो टेंशन फोर्स लगाता है उस टेंशन फोर्स का वर्क हर जगह पे आपको लिखना है, और सबका समीशन 0 कर देंगे तो आपको डिफरेंट वेरिएबल पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के अंदर रिलेशन चला आता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करते वक्त कंस्ट्रेंट मोशन का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यानी कि नॉर्मली अगर आप F=ma लगाते हो और इक्वेशन अगर कम पड़ जाए, वेरिएबल ज़्यादा आ जाए, तो आपके दिमाग में ये आना ही आना चाहिए कि कंस्ट्रेंट रिलेशन अपने को एक लिखना पड़ेगा। और उस पर बेस्ड हमने 2-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आज इतना ही रहने देते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। चलिए बाय।